नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का राइज़अप क्लासेस के इस डिजिटल मंच पर पुनः स्वागत और अभिनंदन। पीवाई क्विज़ की उसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हुए आज जो हमारा प्रकरण है, वो है शब्द युग्म। इससे पहले हमने पर्यायवाची और विलोम शब्द ले लिए हैं, जिनकी एसआई में इनको बड़ी मात्रा में पूछा जाता है। अन्य भर्तियों में भी इनके प्रश्न काफ़ी अधिक मात्रा में आते हैं, परंतु एसआई का पूरा पेपर ही एक व्याकरण का होता है। इसलिए फर्स्ट पेपर जो व्याकरण का ही है, उसमें इस प्रकार के प्रकरणों को अधिक पूछा जाता है। इसलिए आज हमारा जो प्रकरण है, वो है शब्द युग्म। शब्द युग्म में क्या होता है, 2 ऐसे शब्द दे दिए जाते हैं, जो उनमें एक प्रकार से हमें बोलने में, लिखने में ऐसे लगता है कि दोनों एक समान हैं। लेकिन वह कुछ ना कुछ आप यूं समझ लो महीन अर्थों में अलग-अलग है और उनमें इसी प्रकार से जैसे वर्ण और वर्ण, जैसे हमें ऐसा लग रहा है कि इन दोनों वाक्यों को बोलने में हमें सेम नजर आ रहा है, कोई ऐसा चेंजेस नहीं नजर आ रहा है और हम जब लिखते हैं तब कभी-कभी कोई जो अपना अज्ञानवश इस वर्ण को इस वर्ण में लिख देता है या फिर ऐसे शब्दों को इधर का उधर कर देते हैं, छोटी-छोटी मात्रा को जिसमें कहीं बिंदु है, कहीं नहीं है या लिखते वक्त, बोलते वक्त इस चीजों का ध्यान नहीं देते। इसलिए शब्द युग्म का अर्थ है कि 2 ऐसे शब्द जो लिखने में या प्रयोग करने में हम समान रूप से कर लेते हैं, बल्कि उनका अर्थ अलग होता है और उनसे हम जब वाक्य में प्रयोग करते हैं और इस प्रकार की शब्दों का, इस प्रकार के युग्म का हम अगर ध्यान नहीं देते हैं और उनका वाक्य में प्रयोग करते वक्त पूर्णतः ध्यान नहीं देते हैं, तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो इस प्रकार की शब्द युग्म प्रकरण पढ़ने का फायदा ये है कि हम ये जान सकें कि कौन सा शब्द किसके लिए उपयुक्त है और वाक्य में प्रयोग करने पर उसको हम अच्छे तरीके से जान सकते हैं। तो व्याकरण में जब भी ऐसे शब्द आए या इस प्रकार के जैसे विलोम हो थे, पर्यायवाची थे या कोई भी था, उसे आप व्याकरण में प्रयोग करके देखें, तब आपको पता चलेगा हाँ, वास्तविक रूप में ये क्या अर्थ दे रहा है। तो चलिए, आइए हम आगे बढ़ते हैं अपनी इस क्लास को लेकर आज और आज का हमारा प्रकरण है शब्द युग्म। किस विकल्प में शब्द युग्म का क्रमशः सही अर्थ है? क्रमशः सही अर्थ है। सही अर्थ है यानी कि एक ऐसा विकल्प है जिसमें जो शब्द युग्म का जोड़ा दे रखा है वो सही दे रखा है। 3 ऐसे हैं जो संगत नहीं है। आइए देखते हैं कौन सा। उद्धत और उद्यत। अब देखो विद्यार्थियों, उद्धत का अर्थ होता है एक प्रकार से अक्खड़, उदंडी, ठीक है, अड़ा हुआ मान सकते हैं इसको। लेकिन उद्यत का अर्थ होता है थका हुआ नहीं, तैयार, तैयार। तो ये जो विकल्प नंबर 1 है वो इस वजह से सही नहीं है। परिहार और प्रहार। परिहार का अर्थ होता है त्यागना, परिहार इसका अर्थ होता है उसे पूर्ण रूप से त्याग देना। प्रहार का अर्थ होता है चोट, तो यानी कि इसमें जो कर्म है वो उलट दिया गया है, उल्टा कर्म। फिर हम आगे बढ़ते हैं, परिणीत और परिणीत। परिणीत और प्रणीत, अविवाहित और निवेदन। देखो विद्यार्थियों, परिणीत का अर्थ होता है एक प्रकार से विवाहित, ना कि अविवाहित, ठीक है। और प्रणीत का अर्थ होता है रचा हुआ, रचा हुआ या रचित, रचित। यानी कि ये विकल्प नंबर 3 भी सही नहीं है और या निवेदन नहीं होकर रचित होता और या अविवाहित नहीं होकर विवाहित होता। इसलिए अगला विकल्प देखते हैं कि ये किस ओर जा रहा है। कटिबंध और कटिबद्ध। देखो विद्यार्थियों, कटिबंध और कटिबद्ध बहुत महीन अंतरों के साथ में है और हम इस प्रकार के शब्दों को ध्यान नहीं देते हैं और वाक्य में प्रयोग भी उसी दरमियान उसी हिसाब से कर देते हैं। लिखते वक्त हम ध्यान नहीं देते हैं, तब शब्द का क्या हो जाता है, अर्थ का क्या हो जाता है, अनर्थ, अनर्थ हो जाता है। हमें शब्द युग्म पढ़ने का फायदा यही है कि ये कटिबद्ध क्या कहता है, ये कटिबद्ध क्या कहता है, दोनों का अर्थ क्या है और कौन सा किस अर्थ को सूचित कर रहा है। कटिबंध का अर्थ होता है कमरबंद, कटि यानी कमर और बंद यानी बंधा हुआ। कटिबद्ध, कटिबद्ध का अर्थ होता है उद्धत या तैयार, यानी कि एक प्रकार से तैयार। यानी कि विकल्प नंबर 4 इस प्रश्न का जो सही और सटीक उत्तर बैठ रहा है वो विकल्प नंबर 4 है। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, विकल्प नंबर 4 है जो इस
प्रश्न का सही और सटीक उत्तर दे रहा है। अन्य सभी कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में या क्रम उलट दिया गया या शब्दों का अर्थ परिवर्तन करके वहां रख दिया गया। इस लिहाज से अन्य तीनों विकल्प गलत हैं और विकल्प नंबर 4 सही और सटीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से शब्द युग्म के अर्थ भेद की दृष्टि से असंगत है। अब इस बार क्या किया है? इस बार ये किया है कि 3 सही दे दिए हैं और एक जो विकल्प है वो गलत दे दिया है। अब देखते हैं कौन सा। प्रदीप, प्रतीप। प्रदीप का अर्थ होता है दीपक, एक प्रकृष्ट रूप का दीपक, यानी कि प्रे अपने आप में आगे बढ़ाने के लिए या अच्छा साबित करने के लिए आता है। तो प्रदीप का अर्थ होता है, दीप का अर्थ तो दीपक होता ही है। प्रदीप, इसके अंदर क्या जोड़ दिया गया है? प्रे उपसर्ग। क्या जोड़ दिया गया है? प्रे उपसर्ग जोड़ने से अर्थ कोई बदल नहीं जाता और वही अर्थ आके हमारे सामने आता है, क्या? दीपक। प्रतीप का अर्थ होता है उल्टा, विपरीत। यहां क्या दिया दे रखा है? उल्टा, विपरीत, विपरीत। एक बात मैं आपको बताता हूं विद्यार्थियों, कहीं कहीं आपको लगेगा कि हमने तो इसके बारे में ये पढ़ रखा था और यहां तो ये आ रहा है, ये तो अलग है, ये गलत है। गलत नहीं है। एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, जैसे अनेकार्थ शब्द, जैसे अनेकार्थ शब्द जितने भी होते हैं, जैसे सारंग के कितने अर्थ हैं? अनाप अर्थ है। जैसे हम जितना याद करें उतना ही कम है। जैसे बहुत सारे ऐसे अंक के कितने अर्थ है? अलग अलग अर्थ निकलते हैं। इसलिए आपको ये लकीर की फकीर बन के नहीं बैठना है कि हमने तो ये पढ़ा था और इसमें ये आ रखा है, यानी कि विकल्प 2 और तीनों यही गलत है। एक मान लो मैंने इसको विकल्प नंबर 4 सही कह दिया, आप कहोगे नहीं मेघ का अर्थ तो ये था और यहाँ ये दे रखा है और दूसरा ये था, ये दे रखा है। ऐसा नहीं है। प्रत्येक शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं, यानी एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, उनका अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से प्रयोग किया जाता है। अनेकार्थ अगर है तो वहां आपको अपने वाला नहीं मान के उसको वापस खोजना है, वापस ढूंढना है कि इसके अनेकार्थ शब्द क्या क्या है। तब आपको पता चलेगा कि हाँ, वो अकेला अर्थ नहीं था, इसके और भी अर्थ आते हैं और एक शब्द में बहुत सारे अर्थ समाहित होते हैं, ये बहुत सारे अर्थ उसके अंदर निहित होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रदीप का अर्थ दीपक है, प्रतीप का अर्थ उल्टा ही होगा। मेघ, मेघ नहीं, मेघ का अर्थ होता है बादल। मेघ, मेघ नहीं है ये टाइपिंग इरेर है, मेध होगा। मेध, मेध का अर्थ होता है यज्ञ, हम कहते हैं ना, या फिर ज्ञाता, जानकार, बुद्धिमान, ऐसे व्यक्तियों को कहते हैं मेध, मेधावी, मेधावी। या तो होगा एक प्रकार से बुद्धिमान, बुद्धि वाला, या मेध का अर्थ होगा यज्ञ। तो विकल्प नंबर 2 भी सही है, इसको करेक्शन कर लीजिए आप। ये मेघ नहीं होकर मेध है, ठीक है। उपल और उत्पल, हमें क्या चाहिए था? असंगत। उपल का अर्थ क्या होता है और उत्पल का अर्थ क्या होता है? उपल के बहुत सारे अर्थ हैं, जैसे रत्न भी होता है उपल का अर्थ, पत्थर भी होता है। ये अपने आप में इसके अनेकार्थ के रूप में देखा जाए तो कई अर्थ निकलते हैं, लेकिन यहां क्या दे रखा है उपल का? कमल, जो कि नहीं। उपल का यहां अगर इसका अर्थ देखा जाए तो पत्थर है। और उत्पल, उत्पल किसे कहते हैं? कमल को कहते हैं। उत्पल किसे कहते हैं? कमल को। इसलिए विकल्प नंबर 3 उलट दिया गया है, उलट दिया गया है। इसलिए ये असंगत है और हमें क्या चाहिए था? असंगत। तो विकल्प नंबर 3 इसका सही और सटीक उत्तर है। लेकिन विकल्प 4 को भी देख लेते हैं। वर्ण और वर्ण, वर्ण का अर्थ होता है रंग और इस वर्ण का अर्थ होता है घाव। जैसे वर्ण का अर्थ अक्षर भी होता है, वर्ण का अर्थ जाति भी होता है, लेकिन अलग अलग। इस वर्ण का अर्थ फोड़ा भी होता है, घाव भी होता है, एक प्रकार से छत भी, ऐसे शब्द होते हैं। तो इनके और अलग अर्थ होते हैं। इस वजह से आपको ये घबराना नहीं है और लकीर का फकीर नहीं बनना है। हमें भी खुद को फ्लेक्सिबल रखना है और अगर कोई समझ में नहीं आ रहा है तो उसे वापस जाके पूर्णतः अनेकार्थों में देखो, अलग अलग संदर्भ ग्रंथों में देखो, तब आपको पता चल जाएगा। इसलिए विकल्प नंबर 4 भी सही है। इस वर्ण का अर्थ रंग है और इस वर्ण का अर्थ घाव है। लेकिन ये जो है विकल्प 3, इसके विकल्पों को या इनके शब्दों के अर्थ को उलट दिया गया है। उत्पल जिसका अर्थ कमल होता है और उपल जिसका अर्थ पत्थर या रत्न होता है। इसलिए यहां विकल्प नंबर 3 एकदम गलत है और हमारे इस प्रश्न का उत्तर सही है। किस विकल्प में शब्द युग्म का क्रम से सही अर्थ नहीं है? मूल, मूल्य। मूल का अर्थ जड़, ठीक है। हमें क्या चाहिए था? अर्थ नहीं है, यानी कि
3 अर्थ सही है, 3 विकल्प हैं, उनमें अपने आप में शब्द युग्मों के अर्थ सही दे रखे हैं और एक ऐसा है जिसका अर्थ सही नहीं है। 2 प्रकार के ही सवाल बनते हैं, क्रम से अर्थ सही है या नहीं है। जिसमें नहीं है उसमें 3 सही और 1 गलत आएगा और जिसमें है उसमें 1 सही और 3 गलत आएगा। आपके प्रश्न को पढ़ते ही इस प्रकार का माइंड में एक प्रकार से इमेज बना देनी है कि ये प्रश्न इस प्रकृति का आया है, अब हमें इसी लिहाज से आगे बढ़ना है। और फिर अब जैसे जिसमें नहीं है, 1 सही है, 3 गलत है, उसको करने का तरीका भी आप डेवलप करो कि 1 सही है, 3 गलत है, तो हमें कैसे पकड़ना है, उसको स्पीड बढ़ाते हुए कैसे सॉल्व करना है। दूसरी, जैसे 3 सही है और 1 गलत है, उसको भी आप इस लिहाज से देखो कि हाथों हाथ अपन उसको जल्दी से जल्दी कैसे कर सकते हैं। तब जाके शब्दों का अर्थ पता होगा और एक बार-बार पीवाईक्यूज मिलाने से, प्रैक्टिस करने से आपको समझ में आ जाएगा कि इनको जल्दी से कैसे कर सकते हैं। पीवाईक्यूज का फायदा ये है, जैसे एमसीक्यूज है। एमसीक्यूज का फायदा ये है कि आप अपने आप के टाइम को मैनेज कर सकते हैं। और पीवाईक्यूज का फायदा ये है कि आपको पता चल जाएगा कि प्रश्न ये पूछ रहे हैं और जब आप एग्जाम बैठोगे आपको पता है कि ऐसा ऐसा इस प्रकरण से ये सवाल आना है और इसी प्रकार से आना है, कोई नया रूप देके नए तरीके से नहीं आना है। तो आपके मन में एक पहले से ही धारणा बनी होती है और वही जाके आपको वापस सवाल मिल जाता है, तो आप उसको आसानी से हल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उस प्रकार के प्रश्नों के हल करने की आदत आप में डेवलप हो चुकी है। एमसीक्यूज में ये होता है, हाँ, आप जैसे 100 प्रश्न है, 100 प्रश्न है, आपके पेपर में भी 100 प्रश्न है, तो आप उन 100 प्रश्नों का एक प्रकार से टाइम मैनेजमेंटिंग तरीके से देख सकते हो कि ये 100 प्रश्न में 2 घंटे का टाइम है, घंटे का टाइम है, मान लो, तो मैं 2 घंटे में कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं, कितना कर पा रहा हूं, कैसे कर पा रहा हूं। बाकी जैसे एमसीक्यूज का ये भी फायदा होता है कि अगर कोई जो बनाने वाला संदर्भ व्यक्ति, रिसोर्स पर्सन है ना, वो अगर प्रमाणिक बुक से बना रहा है और इसी प्रकार के पैटर्न को फॉलो कर रहा है, तो फिर आपको एमसीक्यूज भी उतना ही फायदा देगा जितना पीवाईक्यूज देते हैं। लेकिन इस प्रकार की चीजें बिल्कुल कम होती है क्योंकि इस पर मेहनत लगती है। आपको क्या लगता है पेपर सेटरों की कितनी मेहनत जाया होती है, कितनी मेहनत उस पर लगती है, तब जाके इस प्रकार का पेपर बनता है, स्टैंडर्ड मानक पेपर बनता है, तरीके का पेपर बनता है। वो चलते फिरते नहीं बनाते और इनमें ये शिकायत रहती है एमसीक्यूज में कि बहुत सारी जगह एमसीक्यूज पड़े हैं, वो एक एक लाइन में, दो दो लाइन में ऐसे दे दिए कि उनका परीक्षा के पैटर्न से कोई सरोकार नहीं है, कोई मतलब नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, अपन पीवाईक्यूज को देखते हैं। मूल का अर्थ होता है जड़ और मूल्य का अर्थ होता है कीमत। ठीक है, यहां तक तो सही है, हमें क्या चाहिए था जहां सही नहीं है। सुख, सुख का अर्थ होता है तोता और सुख का अर्थ जड़ नहीं, जड़ तो होता है मूल का, लेकिन सुख का अर्थ होता है एक प्रकार से जो या एक नुकीली वस्तु। सुख का अर्थ होता है सुख का अर्थ होता है तोता और सुख। अब सुख सुख ये बस इतना ही अंतर है और हम उसको लिखते वक्त या बोलते वक्त भूल कर देते हैं। हम जैसे तीनों शय है वो भी सही नहीं बोलते, दंत्य, मूर्धन्य, तालव्य, हम एक प्रकार से उसको सही बोल ही नहीं पाते। जैसे श, से, श, से। अब उसके उच्चारण में भी हमें हिंदी के विद्यार्थी होने के नाते, हिंदी के अध्येता होने के नाते ध्यान रखना चाहिए। कौन सा मूर्धन्य है, कौन सा तालव्य है, कौन सा दंत्य है, इस प्रकार के महीन चीजों को ध्यान में रखोगे तब इस प्रकार की छोटी भूल नहीं करोगे। सुख का अर्थ होता है तोता और सुख का अर्थ होता है जो। अब जो या नुकीली वस्तु, जब इसमें अगर जो आ गया तो हमें जो मानना है, अगर इस जगह नुकीली वस्तु या ऐसा कुछ आ जाता तो हमें वो मान के चलना पड़ेगा। हमें क्या चाहिए था, सही अर्थ नहीं। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है मेरा अर्थ है जो उल्टा है और हमें उल्टा ही चाहिए। इस प्रश्न का विकल्प नंबर 2 सही उत्तर दे रहा है। पर हम आगे बढ़ेंगे। बलि और बलि, बलि का अर्थ होता है उपहार, भेंट। बलि का अर्थ उपहार, भेंट, देने योग्य चीज। जैसे आपने देखा होगा कि नर बलि, पशु बलि, वो क्या है, वो भगवान को भेंट देने के लिए। हालांकि ये प्रथा बिल्कुल गलत है, भगवान कभी ऐसी बलियों की इच्छा जताते ही नहीं है। भगवान तो कहते हैं ना, देव तो एक प्रकार से अपनी उपासना मन से उनको याद कर लो तो भी वो अपने आप में जो भला करना चाहते हैं उतना कर देते हैं। तन मन और धन से आप एकदम शुद्ध रहें, कोई किसी प्रकार की किंतु परंतु इस प्रकार की चीजों से ना तो धन अर्जित करें, ना मन में ऐसे भाव हो और ना तन आपका इस प्रकार से विकृत रूप हो, तो आप आराम से भगवान की आराधना में जाके भी भगवान को उस हिसाब से मना सकते हैं। लेकिन हमारा यहां बात क्या है कि जैसे नर बलि, पशु बलि, ये बलि भगवान को उपहार के रूप में चढ़ाते हैं।
उपहार के रूप में चढ़ाते हैं, भगवान के एक प्रकार से चरणों में भेंट करते हैं कि हे भगवान, ये हमने अपनी पहले से बोल रखी थी और ये आपके चरणों में भेंट कर रहे हैं। तो इसी प्रकार बलि का अर्थ क्या होता है? उपहार। और इस बलि का अर्थ होता है बलवान, योद्धा। ठीक है, यहां तक बिल्कुल सही है। मूल का जड़, मूल्य का कीमत, बलि का उपहार और बलि का बलवान। मेघ और मेध, ये शायद पिछले पिछले ही पीवाईक्यूज में आया है। देखो, इस प्रकार का फायदा मिलता है, पीवाईक्यूज मिलाने से हमें पता चल जाता है। और ये रहा मेघ का मेघ का अर्थ क्या है? बादल। और मेघ का अर्थ बादल, मेध का अर्थ यज्ञ। विकल्प 1, 3 और 4 बिल्कुल सही और सटीक है। विकल्प 2 गलत है। और हमें क्या चाहिए था? इस प्रश्न का उत्तर भी यही है और हमें भी यही चाहिए था। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द अर्थभेद सुमेलित नहीं है? बस वही बात है, 1 नहीं है, 3 है। कोई चिंता नहीं करनी है, आराम से हंसते खिलते इस पे जाओ, देखो और फिर उसका उत्तर टिक कर दो। मत, ये तो है मत, ये है मत। इनमें भी महीन अर्थ, एक प्रकार से बड़ा छोटा फर्क है, लेकिन इसका जब शब्दों में इस्तेमाल करते हैं तो अर्थ अलग अलग निकलते हैं। यही युग्म शब्द सीखने का या सिखाने का फायदा है। मत, मत, मत का अर्थ होता है राय, बिल्कुल सही बात है। और मत का अर्थ होता है नशे में चूर, जैसे उन्मत्त। हम कैसे कि कैसे भी किसी भी चीज में अगर वो एक प्रकार से चूर है तो उसे क्या कहा जाता है? मत। वृत्त और वृत्त, वृत्त का अर्थ होता है मंडल, जैसे हम कहते हैं ना वृत्ताधिकारी। एक प्रकार से उनके पास एक पूरा समूह है, उसके ऊपर अधिकार कर रहे हैं वो, इसलिए उन्हें वृत्ताधिकारी कहते हैं। और वृत्त यानी टंडल, वृत्त यानी डंठल, वृत्त यानी डंठल, बिल्कुल सही है। ये दोनों और ये दोनों सही है। अब हमें विकल्प नंबर 3 और 4 को देखना है। तो अगर ये सही दोनों सही है तो 3 और 4 में कहीं ना कहीं गड़बड़ होनी चाहिए। प्रेषक, प्रेक्षक, प्रेषक का अर्थ होता है भेजने वाला। प्राप्त, जैसे प्रेषक का अर्थ होता है भेजने वाला, और प्रेक्षक का अर्थ होता है देखने वाला। जैसे आप क्या हैं? प्रेषक। आप प्रेषक नहीं, प्रेक्षक हैं। और प्रेषक कौन है? जो भेजने वाला है। ठीक है, अब हमें यह देखना है कि ये अर्थ पूछने का दृष्टिकोण से प्रश्न क्या कह रहा था? प्रश्न कह रहा था कि कर्म सही नहीं है, यानी कि शब्द युग्म सुमेलित नहीं है। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है प्रेषक का अर्थ देखने वाला है, नहीं, प्रेक्षक का अर्थ देखने वाला है, यानी कि कर्म उलट दिया गया है। विकल्प नंबर 3 इसका सही और सटीक उत्तर है। जक और जक और झक, ये बिल्कुल महीन, देखो, झक और झख, जक जख। अब इतनी सी महीन एक प्रकार से शब्दों में इतनी महीन सी गलती करवा ही देते हैं, इसीलिए शब्द युग्म को पढ़ना अनिवार्य है। जक का अर्थ धुन और झक का अर्थ मछली। आपने ये बात जरूर सुनी होगी, एक मुहावरा भी है, आपने कहा झक मारना। अब झक मारना मैं लिखूंगा नहीं, आप बताना उसमें ये झक है या ये झक है, ये झक है या ये झक है। इसके बारे में आप बताओगे वो कौन सा है और उसका अर्थ क्या है। झक मारने का अर्थ मछली मारना है या एक प्रकार से ये झक का अर्थ है, आप बताओगे कमेंट करके। जहां भी आपको मिले आप जरूर बताओगे। नहीं मिलता है, आप कमेंट में ये लिखना नहीं, वहां मैं आपको इसका प्रति उत्तर में आपको इसका जवाब दे दूंगा कि ये झक है या ये झक है या कोई अन्य झक है, लेकिन आप जरूर बताओगे। हमारा विकल्प नंबर 3 इसका सही और सटीक उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कृति और कृति, देखो बिल्कुल छोटी मात्रा, ई की छोटी बड़ी, कृति 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 कृति, बस इतना ही अंतर है, महीन अंतर है, लेकिन ये अर्थ अलग अलग देते हैं, ये अर्थ अलग अलग देते हैं। कृति का अर्थ होता है रचना और कृति का अर्थ होता है रचनाकार, रचनाकार। अब देख लो नीचे जहां भी ये लिखे रचना और निपुण, यानी कि रचना करने का जानकार, रचना करने का जानकार, ये अलग अलग। मैंने कहा ना, आपको लकीर का फकीर नहीं बनना है, जो जिसका अर्थ दे रहा है उसके अनुरूप, जिसके साम्य अर्थ में है, हमें वही देखना है। ठीक है, चतुर, क्रीड़ा बिल्कुल नहीं है, पुस्तक, तारिका नहीं, कार्य, कीट नहीं। विकल्प नंबर 2 इसका सही और सटीक उत्तर होगा।
निम्नलिखित में से शब्द युग्म का अर्थ बेमेल है, यानी कि 3 सही है, एक ऐसा है जो अपने आप में बेमेल है, सुमेलित नहीं है, उससे जुड़ा हुआ नहीं है। और और का अर्थ होता है तरफ या दिशा। जैसे राकेश उस तरफ जा रहा है या राकेश उस दिशा में जा रहा है, अर्थ तो वही दे रहा है। या राकेश पूर्व की तरफ जा रहा है, यानी राकेश पूर्व दिशा में जा रहा है। आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, ये और अलग है और ये और अलग है, दोनों एक नहीं है और आपको एक मानना ही नहीं है। जब भी आप लिखित रूप में प्रयोग करें या मौखिक रूप में प्रयोग करें, आपको इसको अलग अलग ही बोलना है। ये है और ये है और। वो क्या है और, ये क्या है और। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, यही तो सीखने की सार्थकता है, यही तो आपको सिखाया जा रहा है, यही श्रृंखला इसी काम की है कि आपको इनके बारे में, महीन अर्थों के बारे में पता चले, ये कैसे है, क्यों है, कैसे प्रश्न आ रहे हैं। जितने भी विद्यार्थी हैं, कई हो सकता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, उनको इन बारे में जानकार है, एक प्रकार से इन चीज़ों की जानकारी पूरी है, लेकिन वो यहाँ पीवाईक्यूज के बेस पे देखने के लिए आए हैं कि नए नवीनतम पैटर्न क्या कह रहा है। लेकिन कई ऐसे भी हैं जो सीखने के दृष्टिकोण में, सीखने के क्रम में हैं, जो अभी तक एक प्रकार से उन तक नहीं पहुंच पाए हैं, उनकी तैयारी का लेवल वहां तक नहीं गया, लेकिन वो ऐसे गुजर के ही तो वो पिछले वाले गए हैं, और अभी जो सीखने वाले हैं वो भी उनके बराबर जाएंगे। तैयारी का लेवल भी अपने आप में धीरे धीरे इंक्रीज होता है। जैसे मान लीजिए कोई 30 नंबर का पेपर है, ऐसा समझ लीजिए कोई 30 नंबर का पार्ट का, या एक ऐसा टोटल यही समझें कि 30 नंबर का पेपर है, और एक आदमी आज शुरू करता है और वह 10 नंबर यानी कि मिनिमम 10 नंबर लेके आ रहा है नॉर्मल तैयारी से, और एक जिसकी अच्छी तैयारी है वो 25 तक पहुंच गया है, 25 तक पहुंच गया। जब इस 10 नंबर वाले की फुल फ्लेज तैयारी हो जाएगी, वो भी इस 25 तक आ जाएगा, यानी कि ये भी 25 तक जाएगा, फिर 25 26 25 26 ऐसे चलेगा क्रम, यानी कि कई 30 तक 30 जा रहे हैं, तो कई क्यों की तैयारी 30 तक ही चली जाएगी। लेकिन कहने का अर्थ ये है कि जब एक स्तर आ जाता है तैयारी का, वो फिर इसी हिसाब से सामान्य रूप पे चलेंगे। फिर कोई ऐसा नहीं होगा कि इतनी तैयारी कर ले, इतने तरीके से हो जाए कि फिर वो मतलब पिछड़ गए, नहीं रह पाए। मैं इस बात को आप समझे नहीं, मैं बताता हूं दोबारा आपको। कैसे? जैसे कोई विद्यार्थी आज हिंदी व्याकरण शुरू कर रहा है, उसको वर्णमाला तक का या फिर उन ऐसे समझो कि वर्णों का भी इतना पता नहीं है कि इनका वर्गीकरण कैसे है, कैसे नहीं है। और एक व्यक्ति जिसे संपूर्ण नॉलेज है, संपूर्ण नॉलेज है, और मान लो 60 प्रश्न आते हैं व्याकरण के, और एक यहां से शुरू किया है, एक यहां आके रुका हुआ है, यानी कि उसकी तैयारी का स्तर आ गया, स्तर अच्छा है, अच्छा स्तर। ठीक है। अब एक विद्यार्थी यहां से अपनी तैयारी को स्टार्ट कर रहा है, इसके नंबर, अभी नंबर छोड़ो, ये तो अपने सीखने के क्रम में है, लेकिन ये भी एक दिन मान लो 60 में से अधिकतम अंक ला रहा है, ये 55, 55 ऐसे समझो आप, यानी कि वो 55 57 इस प्रकार नंबर ला रहा है, जिसकी स्तरीय और अच्छी तैयारी है। लेकिन यह विद्यार्थी अभी तक उसी सीखने के क्रम में है। लेकिन आप देखोगे जो विद्यार्थी यहां पहुंचा हुआ है, उतना ही समय लेकर, यानी कि थोड़ा बहुत 19-20, कहने का अर्थ है कि किसी ने 1 महीने या फिर थोड़ा ज़्यादा जानकार है, तो फिर जल्दी सीख गया होगा, या थोड़ा कम जानकार है, तो सीखने के क्रम में धीरे-धीरे सीखता है। लेकिन दोनों की तैयारी एक ना एक दिन यहाँ तक पहुँच जाती है। फिर दोनों के 55 नंबर आने शुरू हो जाते हैं। तो कोई भी व्यक्ति कमज़ोर नहीं माने। किसी के पास खड़ा है, कोई धड़ाधड़ उत्तर दे रहा है, तो उसको भी इसी प्रक्रिया से गुज़रना पड़ा था। वो यहीं से गुज़र के धड़ाधड़, भले इंग्लिश हो, हिंदी हो, अपनी सब्जेक्ट में किसी में भी वो अगर जानकार है, ज्ञाता है, तो वो पहले से यहां नहीं था, वो यहां इसी रास्ते से गया है, और आप अभी इस अवस्था में हो, आप यहां जाओगे तब आपको पता चलेगा कि वास्तविक तौर पे ये सब सीखने का एक क्रम है। वास्तविक तौर पे ये सीखने का एक क्रम है। और एक बात बता दूं, जब सीखने के क्रम की बात आ गई है, आज आप मान लो बड़ी-बड़ी यातनाओं से, बड़ी-बड़ी तकलीफों से, हर जगह से आपको सुनने को मिल रहा है। कोई जो व्यक्ति कुछ नहीं कह सकता था, वो आज आपको सुना रहा है, आपकी असफलता के कारण, आपकी बेरोज़गारी के कारण, आपके 1-2 बार परीक्षाओं के परिणामों को देख कर के, या ऐसे समझ लो कि ये आपने जब से शुरू की है तैयारी, उस दरमियान से ऐसे-ऐसे आपके बैरियर्स, बाधाएँ आती रही है।
कहीं ना कहीं किसी ना किसी एंगल से, बनी वो फाइनेंशियल हो, पारिवारिक हो, रिश्तेदारी में ऐसा कहीं जो ना समझ हो, या फिर ऐसे जो समझे नहीं, या कोई एक प्रकार से उपहास परिहास कर रहा हो, या कुछ ऐसी बातें जो आपको चुभती हो। लेकिन विद्यार्थियों, जब आप इसी असफलता को सफलता में बदल दोगे, तब आप पाओगे कि अगर वो इतनी तकलीफें मेरे सामने नहीं होती, तो आज मैं यहां नहीं होता। और वो आपको पता चलेगा कि वास्तविक तौर में आपका निर्माण उन तकलीफों ने किया है। ये तकलीफ थी, तब आप आज यहां हो। ये तकलीफें नहीं होती, तो वो ना तो इस प्रकार का रास्ता बना पाते, ना इस प्रकार की परिस्थितियां बना पाते, और ना आप इस प्रकार से यहां तक बढ़ते हुए, इस राह पर आते हुए सफल हो पाते। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है कि जितनी भी हमारे सामने बाधाएं आ रही है, जितनी भी दुविधाएं आ रही है, ये हमारे आगे के मार्ग को प्रशस्त करती है, हमें खुद को मजबूत बनाती है, और उस सफलता तक ले जाने के लिए मजबूर करती है कि जा, तुझे वहां जाना है, अन्यथा इस प्रकार की चीजों से गुजरना पड़ेगा। और वह उन्हीं से गुजरता हुआ वहां जाके सोचता है, जब वो सफलता के शीर्षस्थ पर होता है, तब वो नीचे देखता है कि मैं कहां से कैसे उठा, और वो अगर परिस्थितियां नहीं होती, तो आज मैं यहां नहीं होता। तो आपको ये चिंता नहीं करनी है, जहां से भी शुरुआत करो, जैसे भी करो, लेकिन आप वहां तक जाओ। बीच में नहीं रुकना, बीच में रुकना एक प्रकार से फेलियर है। हमें नहीं रुकना है। और विशेषकर तो आप अगर इन तैयारी में आ गए हैं, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी में आ गए हैं, तो आपको इस चक्रव्यूह से निकलना ही पड़ेगा। बीच में छोड़ के जाओगे तो एक तो आपके मन में जीवन भर ये टीस बनी रहेगी कि मैं वो काम नहीं कर पाया। दूसरी, वापस आप समाज की मुख्य धारा में जुड़ ही नहीं पाओगे। अगर किसी ने मान लीजिए कम पढ़ के सीधा अपनी काम मजदूरी धंधा देख रहा है, उसको कोई नहीं कह रहा, लेकिन यहां तक जाकर, पढ़ाई के उस एंगल तक जाकर फिर वो वापस मुड़ता है, उसको पूरा समाज, पूरी एक प्रकार से सोशल सिस्टम सब सुनाते हैं, सब उसको कोई तवज्जो नहीं देते, और खुद अपने मन में भी वो अपने आप को स्वीकार नहीं कर पाता। इसलिए अगर इस सिस्टम में घुस गए हो, इस प्रकार से अगर प्रतियोगिता परीक्षा में आ ही गए हो, तो इस चक्री को भेद के निकलो, और जितनी भी समस्याएं यातनाएं हैं, उनको एक अपने आप के अपनी राह के मजबूत स्तंभ बनाओ, ना कि अपने राह के उनको गंतव्य की चोटी बनाओ। उन पत्थरों को ऐसा नहीं हो कि जो पत्थर बैरियर्स आ रहे हैं उनसे आप घबरा के रास्ता मोड़ दो, ऐसा नहीं करना हमें। मेरे कहने का सिर्फ इतना ही अर्थ था, अगर हम आ गए हैं तो सफल होना है। क्लीन एंड नीट एंड क्लीन बात है, हम आए हैं तो सफल होना है, और शुरुआत सबकी जीरो से होती है। कोई ये नहीं सोचे कि वो ज्यादा जानकार है, मैं कम जानकार हूं। इस बात को ध्यान रखते हुए चलो, हम क्लास से इतर जा रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ। शब्द युग बेमेल है। और का अर्थ तरफ होता है, और का अर्थ दूसरा, अन्य, भिन्न, तथा इस प्रकार का अर्थ देता है। तो यहां दूसरा आ गया, अन्य आता तो भी वही बात थी, इतर आता तो भी वही बात थी, और तथा आता तो भी वही बात थी। ये बिल्कुल सही है। हमारे विकल्प नंबर 2 को देखो, अली अली। आहा, दोनों अली नहीं है, एक अली होना तय है। अली का अर्थ कोयल, अली का अर्थ सखी। बिल्कुल। आप अब आपको याद करने का एक तरीका और बता दो इनको कि कैसे याद करना अपने को। छोटी अली, यानी कि अगर छोटी मात्रा है अली में, छोटी क्या होती है? कोयल, भ्रमर, ये अपने आप में अनेकार शब्द है इसके, अली के। लेकिन ये सब क्या होते हैं? कोयल हुआ, भ्रमर हुआ, ये सब छोटे हैं। बड़ी क्या है? सखी, यानी कि जो सखी सहेली है वो बड़ी है। आप यूं समझ लो, आकार में बड़ी कौन है? सहेली। तो मात्रा में बड़ी कौन होगी? सहेली। यहां करेक्शन कर लें, इसको बड़ी कर दें, ठीक है। पीपीटी मिस्टेक है, प्रश्न में मिस्टेक नहीं है। ये अली क्या है? ये छोटी है। छोटी में कौन आएगा? कोयल, भ्रमर, इस प्रकार। यानी कि कोयल और भ्रमर आकार में छोटी है, और सहेली की ई बड़ी है, तो सहेली खुद भी आकार में बड़ी है। ऐसे करके इसको आप याद कर सकते हैं। आदि, आदि, देखो, आदि आदि, आदि का अर्थ होता है आरंभ से, और आदि का अर्थ होता है अभ्यस्त, यानी कि आदि, व्यसन का आदि, इस प्रकार से हम कहते हैं। तो अभ्यस्त, अभ्यस्त तो अर्थ होता है इसका, और इसका होता है ये। तो यानी इस आदि का अर्थ होना चाहिए था प्रथम, और इस आदि का अर्थ होना चाहिए था अभ्यस्त। तो यहां क्या हुआ? अपने आप में उत्तर को उलट दिया गया, और जब युग्म को उलट दिया गया तो हमारा भी उत्तर यही निकलेगा, क्योंकि हमें बेमेल ही चाहिए था। अगम, आगम, अगम का अर्थ होता है, ए का अर्थ होता है नहीं, गम यानी जाना, जहां नहीं जा सके। आगम, जैन शास्त्रों में
जैन धर्म में जो शास्त्र होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? आगम। तो यहां जहां कोई नहीं जा सके सही है, और आगम का अर्थ क्या है? शास्त्र। जैन शास्त्रों को आगम कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द युग्म का कर्म से सही अर्थ नहीं है? कर्म से सही अर्थ नहीं है, यानी कि 3 का सही अर्थ है, 1 का नहीं है। चक्रचर, यानी एक चक्र के रूप में चलने वाला। चक्रधर, हाँ, चक्रधर, चक्र को धारण करने वाले और चक्र को चलाने वाले। चक्र को चलाने वाले एक प्रकार से, या चक्रचर जो कुम्हार के यहाँ जो होता है ना, उसी को कहते हैं। तो ये इस कार्य को कौन करता है? कुम्हार। तो चक्रचर किसे कहा जाता है? कुम्हार को। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाले कौन है? भगवान विष्णु। यहां तक ठीक है। अपने को क्या चाहिए था जो सही नहीं है? चक्रवात या चक्रवाल। चक्रवात का अर्थ होता है बवंडर, और चक्रवात का अर्थ होता है, वो होता है चकवा। हमें क्या चाहिए था? सही अर्थ नहीं है, यानी कि विकल्प नंबर 2 इसका सही अर्थ नहीं है। गोपन का अर्थ होता है छिपाना। गोमय का अर्थ वैसे दूध, क्षीर सब होता है, लेकिन यहां गोबर के अर्थ में लिया गया है। बिल्कुल सही है। गे और गेह, ये भी ध्यान रखना है, ये है गे और ये है गह। तो गे गेह, गे का अर्थ होता है गाने योग्य, जिसे हम गा सकें। जैसे जे का अर्थ जानने योग्य होता है, उसी प्रकार ये का अर्थ होता है गाने योग्य, और गृह का अर्थ होता है घर, निकेतन। तो यहां तक ठीक है। 1 3 4 ठीक है। विकल्प नंबर 2 में गड़बड़ था, क्रम उलट दिया गया था, इसलिए विकल्प नंबर 2 इसका सही और सटीक उत्तर होगा। आगे देखो। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से शब्द युग्म एवं उनके अर्थ की दृष्टि से असंगत विकल्प है। बस एक वही आधार वही है, सिर्फ लैंग्वेज को ऊपर नीचे किया है। निम्नलिखित में से शब्द युग्म एवं उनके अर्थ की दृष्टि से असंगत है। कहां, कहा। कहां का अर्थ होता है किस जगह, हम कहते हैं ना कहां गए थे, लेकिन कहा किसने कहा, यानी कि कथन। यहां तक ठीक है, हमें वही असंगत वाला चाहिए। वस्तु, वस्तु यानी पदार्थ, बिल्कुल सही है। वास्तु यानी भवन, बिल्कुल सही है। कहीं किसी प्रकार का कोई नहीं, जैसे वास्तु दोष यानी भवन दोष, यानी आपके घर का निर्माण में कहीं ना कहीं दोष है। अग, अघ, अग का अर्थ होता है जहां नहीं, जो मतलब चल नहीं सके, जो गमन नहीं कर सकते, तो उसका अर्थ पर्वत नहीं चल सकते, हमें पता है, ठीक है। अग का अर्थ होता है पाप। यहां क्या हुआ है? कर्म को उलट दिया गया है। उल्टा कर्म होने की वजह से, उल्टा उल्टा कर्म होने की वजह से विकल्प नंबर 3 इसका सही उत्तर है। अब अगला विकल्प देख लेते हैं। आकर, आकार, आकर रत्नाकर जैसे, यानी कि रत्नों की खान, बिल्कुल सही है। यहां विकल्प नंबर 4 सही प्रतीत होता है। आकार यानी स्वरूप, कहीं कोई किसी प्रकार की किंतु परंतु नहीं है। विकल्प नंबर 3 इसका सही और सटीक उत्तर है। निम्नलिखित में से किस शब्द युग्म का अर्थ सही सही अर्थ है, सॉरी, निम्नलिखित में से किस शब्द युग्म का कर्म से अर्थ सही है? चलो अब देखते हैं। परुष, पुरुष, हमें क्या चाहिए था? सही। पुरुष का अर्थ होता है आदमी, मनुष्य, और पौरुष का अर्थ होता है कठोर, ना कि कोमल। कठोर, यानी कि ये तो सही नहीं है। दीवा, दीवा, दीवा और दीवा, यानी कि दीवा का अर्थ होता है दिन, दिवस। तो यहां क्या दे रखा है? दीवा, गलत दिया है, और इस दीवा का अर्थ ये दीवा होता है, यानी कि यहां भी कर्म उल्टा हुआ है। यहां तो शब्द भी सही नहीं था, यहां कर्म को उलट दिया गया है। तरंग, तुरंग, तरंग का अर्थ होती है हिलोर, लहर, वींची, तरंग को कहते हैं, ठीक है। यहां तक ठीक है, लेकिन यहां इसको यहां दे रखा है। तुरंग का अर्थ हिरण नहीं होता, तुरंग का अर्थ होता है घोड़ा, अश्व, अश्व। कुरंग, कुरंग को क्या कहा जाता है? हिरण। क्या कहा जाता है? हिरण। इस बात को भी आप ध्यान रखना। तुरंग, कुरंग, ये भी अपने आप में ऐसे समानार्थी शब्द प्रतीत होते दिख रहे हैं, और इनका अर्थ क्या है? अलग है। और थोड़ा आप ध्यान रखेंगे, तुरंग कहा जाता है घोड़े को, और कुरंग कहा जाता है हिरण को। तो यह भी विकल्प नंबर ठीक नहीं है। अपेक्षा, हम कहते हैं ना उसकी अपेक्षा ये ठीक था, तो यहां क्या रखा है? चाह, और उपेक्षा यानी परित्याग। देखो, हम किसी से अगर अपेक्षा, तुलना या चाहते हैं कुछ बदले में, तो वहां चाहना, तुलना, इस प्रकार के शब्द ठीक है। तो यहां इसका अर्थ सही प्रतीत होता है। उपेक्षा का अर्थ हम त्यागना, बिल्कुल सही है, यानी किसी की उपेक्षा कर रहे हैं, यानी कि उसकी बातों को स्वीकार नहीं करके त्याग रहे हैं।
तो विकल्प नंबर 4 इसका सही और सटीक उत्तर है। अन्य तीनों में कहीं क्रम उलट दिया गया था, कहीं शब्द का सही अर्थ नहीं दिया गया था। थोड़ा जल्दी चलते हैं आज, क्योंकि प्रश्नों की संख्या काफी है और अभी हम वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे और क्लास बड़ी हो जाएगी, और बड़ी क्लास आपको देखने में दिक्कत होगी या फिर उसको स्पीड से देखना पड़ेगा। लेकिन विद्यार्थी मैं अवश्य रूप में कह देता हूं, आपको क्लासें पूर्णतः देखनी है जिसकी सीरियस रूप से तैयारी कर रहा है। और ये अगर विगत 5 सालों के या नवीनतम जितने भी प्रश्नों से गुजर जाता है, तो जो ऐसे समझो 5-10 नंबर से पीछे रह रहे थे, उनके लिए ये रामबाण साबित होगा। रामबाण का अर्थ है भगवान राम की जो बाण है वो कभी इस प्रकार से नहीं होती। ये एक प्रकार से अमोघ अस्त्र है। अमोघ अस्त्र किसे कहते हैं? जो कभी खाली नहीं जाए, जो कभी किसी भी सूरत में खाली नहीं जाए। भगवान राम ने अमोघ अस्त्र का इस्तेमाल किया था। अगर किसी को पता है तो बताओ फिर उस अमोघ अस्त्र को कहां चलाया गया था? कौन सा युग्म अर्थ की दृष्टि से सही है? कौन सा युग्म कौन सा युग्म अर्थ की दृष्टि से सही है? यानी कि एक सही है, 3 गलत है। पुनः वही देखना है। इंदिरा, इंदिरा का अर्थ होता है लक्ष्मी, माता लक्ष्मी। और इंद्र की पत्नी कहा गया है, गलत है ये। और इंदिरा का अर्थ होता है इंद्र की पत्नी, जो कि ये क्या है? कर्म उलट दिया गया, कर्म उल्टा। चलो आगे बढ़ते हैं। इत्र, पुष्प, सार। इत्र अन्य नहीं, इत्र का अर्थ होता है अन्य भिन्न, और इत्र का अर्थ होता है पुष्प सार, यानी कि हम जिसे कहते हैं ना खुशबूदार, तो वही। तो ये भी कर्म उलट दिया गया है, सही नहीं है। रित यानी सत्य, ऋतु यानी मौसम, बिल्कुल सही है। और हमें क्या चाहिए था? सही। तो विकल्प नंबर 3 इसका सही और सटीक उत्तर दिख रहा है। आगे भी देख लेते हैं। उपेक्षा यानी तुलना में, नहीं नहीं, उपेक्षा का अर्थ होता है एक प्रकार से त्यागना या लापरवाह युक्त कुछ चीजें। तो ये उससे सिमिलर है, त्यागने से सिमिलर है, तो ये इस साइड जाएगा। और अपेक्षा यानी तुलना में, ये इसका ठीक है। यानी कि इसमें भी क्रम उल्टा नजर आ रहा है, यहां सब क्रम इधर उधर हो गए थे। तो विकल्प नंबर 3 इसका सही और सटीक उत्तर है। वर्ण और वर्ण, अब ये वर्ण और ये वर्ण अपने आप में क्या है? अलग है। अब हमें क्या देखना है? वर्ण, अक्षर, हम इसके बारे में चर्चा की थी और शायद ये पहले हमारे इसमें आया भी था। वर्ण का अर्थ श्वेत, अक्षर, ये दोनों का अर्थ सुसंगत नहीं बैठ रहा, गलत है। इसका जरूर है लेकिन वो उसमें नहीं है। वर्ण का अर्थ रंग और इस वर्ण का अर्थ घाव, ये ठीक बात है। मनुष्य जाति, प्रतिज्ञा, बिल्कुल नहीं। मनुष्य श्रेणी, भेद, जाति, नहीं। विकल्प नंबर 2 इसका सही और सटीक उत्तर है। इस वर्ण का अर्थ रंग होता है। जैसे अलग अलग इसके अर्थ होते हैं, लेकिन यहां जो सुसंगत अर्थ भेद पूछा है, यहां इसका अर्थ रंग से लिया गया और इसका घाव से लिया गया, और ये सही भी है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों का अर्थ संगत नहीं है? यह भी लेटेस्ट सवाल है। जितने भी आपके सामने आए सब के सब लेटेस्ट है। और कुछ में ऐसा भी हुआ है, जैसे मान लो एक क्लास हमारी अधिकतम कितने प्रश्न सोल्व कर सकते हैं? मान लो विगत 5 साल में उसके 150 प्रश्न पूछे हैं, उस 150 प्रश्न को एक साथ में नहीं ले सकते। तो उसके लिए हमने ऐसा किया है कि अद्यतन, यानी कि मान लो 24, 25, 26 में कितने प्रश्न पूछे गए, 50 तक आ जाते हैं तो उसको समेट के आपको समझा दिया जाता है। और ये आपको मोटा फायदा देके जाएंगे। मैं आज कह रहा हूं, जो विद्यार्थी कंटिन्यू जुड़े हैं, निरंतर जुड़े हैं, आप देखना उनके पेपर करने का तरीका, पेपर सोल्व करने का तरीका, शब्दों का अर्थ ज्ञात करने का तरीका, शब्द जैसे मान लो प्रश्न को एलिमिनेट करने का तरीका, सब इतना अच्छा होगा और उनकी एक्यूरेसी बड़ी शानदार होगी। पीवाईक्यूज हमें एक्यूरेसी देते हैं, ये आप ध्यान रखना। कहते हैं कि यार गलत ज्यादा हो गए अपने, तो उसका कारण क्या? हमने पीवाईक्यूज मिलाए नहीं। संदर्भ के बारे में नॉलेज तो ले लिया था, उसको इंप्लीमेंट कैसे करना है, उसको प्रश्न आए तो कैसे इस्तेमाल करना है उस चीज को, ये बात हमें पता नहीं थी, और ये हमें वो सिखा के जाएंगे। अनुदित, अनुदीत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये क्या कर रहा है? संगत नहीं है। पृष्ठ, पृष्ठ, इसको आएंगे अपन देखेंगे। पृष्ठ का अर्थ है पूछा हुआ, पृष्ठ का अर्थ है पीठ, यहां तक ठीक है। अनुदित, अनुदित का अर्थ होता है एक प्रकार से जिसे हम यूं समझ लो कि कह ना पाए या फिर अकथनीय के रूप में भी ले सकते हैं। तो यहां क्या है? अनुदित। और ये क्या है? अनुदित, भाषांतरित यानी अनुवादित। ये अपने आप में क्या सूट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसका कहीं ना कहीं अर्थ ये भी निकलता है और एक अर्थ अन्य भी निकलता है अनुदित का। आप कमेंट बॉक्स में करेंगे, क्योंकि ये हर जगह मिलता है हमें, हर जगह, हर जगह मिलता है। तो आप इसके बारे में बताएंगे कि अनुदित का क्या अर्थ है। जो भी विद्यार्थी कमेंट करे
बड़े शिद्दत से करें। कमेंट से क्या है कि आपकी हमें राय पता चलती है, आपका नॉलेज हमारे पास आता है कि आप वास्तविक तौर में इन शब्दों का अर्थ जान रहे हैं कि नहीं जान रहे, और उसमें पूरा लिखें। जब कमेंट में क्लास देखने में कोई संकोच नहीं है, तो कमेंट में भी किसी प्रकार का संकोच नहीं। और मैं कभी भी बाकी चीज़ों के बारे में नहीं बताता। कमेंट इसलिए पूछना चाह रहा हूँ कि आपकी राय क्या है? आपसे मेरा ये क्लासें स्टार्ट करने का पीछे उद्देश्य ये था कि आपसे इंटरेक्शन बनता रहे। मतलब हमारी एक ये जो श्रृंखला चलती रहे, हम आपस में जुड़े रहें। तो कमेंट से या कोई आपका प्रश्न हो ज़रूर पूछिए। लेकिन जब मैं ये पूछता हूँ कि इसका अर्थ बताओ, जैसे मैंने पीछे कुछ पूछा है, उसका अर्थ बताओ, तो उसके बारे में आपको विशेष से ध्यान रखना। और एक आपको और प्रश्न छोड़ के जा रहा हूँ। बहुत सारी कॉमन मिस्टेक होती है। जब आप शब्द युग्म की बात हो ही रही है, ये की कहाँ-कहाँ इस्तेमाल होती है और ये की कहाँ-कहाँ इस्तेमाल होती है। इसके बारे में आप विशेष रूप से बताएँगे, विशेष रूप से, क्योंकि बहुत से विद्यार्थियों को इसके बारे में पता नहीं है। जब हम कभी भी थ्योरी की क्लास स्टार्ट करेंगे, तो ऐसे कन्फ्यूजिंग प्रश्न को ज़रूर लेंगे। जैसे कभी-कभी स्थान है, स्थान को क्यों ऐसे बोलते हैं? क्या कारण है? स की दुविधा क्या है? कभी इसके बारे में ज़िक्र करेंगे थ्योरी क्लास में। लेकिन आप आज इसके बारे में ज़रूर बताएँगे। की और की, की, इन दोनों का कहाँ, किस वाक्य में, किस की का उपयोग होगा और दोनों का अर्थ किस प्रकार है, वो भी आप बताओगे। ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। और अनुदित का भी। निहत, निहित। निहत का अर्थ होता है जिसके एक प्रकार से जिसमें किसी प्रकार की श्रद्धा नहीं हो। अपने आप में कुछ करने का वो नहीं हो। और यहां इसका अर्थ नष्ट से लिया गया। सही है। निहित यानी छिपा हुआ। निहित यानी छिपा हुआ। कहते हैं ना कि इस प्रश्न का उत्तर फलानी जगह निहित है, यानी वहां है, यहां नहीं है, छिपा हुआ है। उत्पल यानी कमल, उपल यानी रत्न। ठीक है, सही है। हमारा विकल्प नंबर एक इसका सही और सटीक उत्तर होगा। यहां क्या है, उलट दिया गया है, कर्म सही नहीं है और भाषांतरित यानी अनुवादित, ये बात ठीक है, अनुदित को। चलो आगे बढ़ते हैं। किस विकल्प में पुरुष, परुष और पुरुष शब्द का युग्म भेद सही नहीं है, यानी कि बाकी में सही है और एक ऐसा है जिसमें सही नहीं है। ये स्कूल व्याख्याता में पूछा गया सवाल है। परुष का अर्थ है कर्णकटु, पुरुष का अर्थ है, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ठोस, ईश्वर, यहां तक भी ठीक है। श्रेष्ठ, नापतोल, रूखा और आत्मा। श्रेष्ठ और नापतोल इसका अर्थ नहीं होता। पुरुष का, परुष का अर्थ और पुरुष का अर्थ, पुरुष का अर्थ मनुष्य है, पुरुष का अर्थ ईश्वर के रूप में भी लेते हैं, आत्मा के रूप में भी लेते हैं। इस पुरुष का अर्थ कठोरता के रूप में लेते हैं, जैसे कर्ण कठोर और ठोस, रूखा, यहां तक सही है। यानी कि हमें सही अर्थभेद नहीं है वो देखना था, वो विकल्प नंबर 3 है। देखो, इसलिए कह रहा हूं कि हमें लकीर की फकीर नहीं बनना है। एक ही शब्द के 3 अर्थ यहां हमारे सामने देखो, कर्णकटु, ठोस, अ, रूखा, कठोर, जैसे पुरुष का, मनुष्य, ईश्वर, आत्मा, इस प्रकार के अर्थ भी लिए जा रहे हैं। चलो, किस समश्रुत शब्द युग्म का अर्थ क्रम से सुमेलित नहीं है, यानी कि 3 में है, 1 में नहीं है। अब हमें क्या करना है, वही तरीका अपनाना है। अंत और अंत्य। अंत का अर्थ होता है समाप्ति, अंत्य का अर्थ होता है जो अंत से संबंधित हो, यानी कि अंतिम। ठीक है, ये तो सही है। हमें क्या चाहिए था, सही नहीं है। कांति और कलांति। कांति का अर्थ होता है दीप्ति, आभा, ओज, एक प्रकार से ऐसे, मतलब चमक की बात हो रही है, यहां तक ठीक है, ये सही है। और कालांति का अर्थ थकावट होता है, ठीक है, कालांति यानी एक काल के बीच का छोटा सा अंत, अपने आप में क्या थकावट को कह सकते हैं इसको। ठीक है, कांति, कालांति, ये शब्द अपने आप में ठीक है। और हमें क्या चाहिए था जो ठीक नहीं है, टुक, टूक। टुक का अर्थ टुकड़ा और टूक का अर्थ थोड़ा नहीं है। हम कहते हैं उससे मेरी दो टूक हो गई, जैसे, या फिर रोटी के दो टूक कर दो। रोटी के दो टूक का अर्थ होता है टुकड़ा और टुक का अर्थ होता है थोड़ी, सीमित मात्रा में कोई बातचीत ऐसी हो जाए जिसको। तो यहाँ क्या किया है, अर्थ को उलट दिया गया है, यानी इन कर्म को उल्टा रख दिया गया है। उल्टा रखने के कारण यहाँ क्या, ये सुमेलित नहीं है। तो विकल्प नंबर 3 इसका सही और सटीक उत्तर होगा। चलो अगला, तक्र और तर्क। तक्र का अर्थ शास होता है और तर्क का अर्थ दलील होता है। हमने तर्क वितर्क करते हैं ना, वो अपने आप में क्या है, दलील। कौन देते हैं, वकील लोग अपना तर्क रखते हैं, अपना विचार रखते हैं। किस शब्द युग्म का अर्थभेद सुसंगत नहीं है, 3 का है, 1 का नहीं है। देखते हैं। रिक्त यानी, अच्छा, रिक्त और रिकत, रिक्त और रिक्त,
अब इस रिक्त का अर्थ है धन, धरोवर, धाती, जिसे विरासत कहते हैं, वो है, यानी अपने पूर्वजों की छोड़ के जाने वाली धनराशि को। तो ये है। और रिक्त का अर्थ शून्य है, खाली है, बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ क्या है, ये पहला ही हमें धरते ही मिल गया हमारा उत्तर, क्योंकि ये क्रम सही नहीं है और अपने आप में सब युग में उल्टे दे रखे हैं। और हमें क्या चाहिए था, जिसका अर्थ सुसंगत नहीं है, अर्थभेद। विकल्प नंबर 1 है कोर और कौर। कोर, कौर, कोर का अर्थ होता है किनारा और कौर का अर्थ होता है ग्रास, निवाला। कटक, कटुक, कटक का अर्थ होता है तीक्ष्ण, कटुक का अर्थ होता है, 1 मिनट विद्यार्थियों, यहां ये सही दे रखा है, विकल्प बिल्कुल सही दे रखा है। हमारे समझने में त्रुटि हुई है और हम कह तो सही रहे थे, लेकिन उसका जो वर्णन करते वक्त, टिक करते वक्त इसको गलत लगा। रिक्त का अर्थ शून्य है, सही है, हमने यही तो कहा था। और रिक्त का अर्थ धन, धाती, विरासत में मिले धनराशि को कहते हैं, यानी कि ये इसका उत्तर नहीं है। इसका उत्तर है विकल्प नंबर 3। कटक का अर्थ सेना, हमने इसके बारे में बिल्कुल पूरी जानकारी रखी है। कटक का अर्थ क्या होता है, सेना, दल। कटु का अर्थ क्या होता है, एक प्रकार से तीखा, तीक्ष्ण, कहते हैं ना कटु, कटु का अर्थ होता है तीक्ष्ण। तो यहां क्या हुआ है, सेना इधर दे दी है और कटुक इधर दे दिया है, इसलिए विकल्प नंबर 3 विद्यार्थियों इसका सही उत्तर नहीं है। और सवाल का सही उत्तर यही है, यहां क्रम उलट दिया गया, या नहीं। रिक्त का आपको भी पता है, मेरा उस वक्त समझने में, प्रश्न को कहने में और एलिमिनेट करते करते मैंने गलत जगह टिक लगा दिया। लेकिन वास्तविक तौर पे जब हम आगे बढ़े तो हमें पता चला कि वहां हमने गलती कर ली। केवल इनका अर्थ हमने सही तरीके से जाना था, कहीं कोई कंफ्यूजिंग नहीं था, मन में ऐसे अपने टिक लगा दिया कि ये इसका है, ये इसका क्रम उलट दिया गया है। लेकिन रिक्त का अर्थ शून्य, खाली, आपको भी पता है। और रिक्त का अर्थ धनराशि, एक प्रकार से हमें विरासत में मिली धनराशि। तो ये क्रम एकदम ठीक है, यहां किसी प्रकार के कोई कंफ्यूजिंग की स्थिति नहीं है। और विकल्प नंबर 3 कटक का अर्थ सेना होता है और तीक्ष्ण, कटु, जिसे तीखा कहा जाता है, ये अपने आप में क्रम उलट दिया गया है। तो विकल्प नंबर 3 इसका सही और सटीक उत्तर है। अब्ज और अब्ज, अब्ज और अब्द, देखो महीन सा अंतर है। अब्ज यानी, अब का अर्थ यहां पानी से लेते हैं, आब जैसे। अब्ज, अब यानी पानी में जन्म लेने वाला, कौन है, कमल। वैसे बहुत से हैं, लेकिन यहां कमल कहां जन्म लेता है, जैसे कीचड़ में खिलता है, लेकिन चाहिए तो उसको पानी, तो वास्तविक तौर पे कहां जन्म लेता है, पानी में। अब्द यानी पानी को देने वाले, अब्द देने वाले, यानी वर्षा नहीं, वर्ष नहीं, वर्षा होगा यहां भी थोड़ी प्रिंट मिस्टेक है। कमल और वर्षा यानी पानी को देने वाले, ठीक है। विकल्प नंबर, यहां इसको बादल भी कह सकते हैं। विकल्प नंबर 4 ठीक है, 1 2 4 सही है, संगत है, सुसंगत है। लेकिन विकल्प नंबर 3 सुसंगत नहीं है, असंगत है। चलो आगे बढ़ते हैं। किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्द युग्म का अर्थभेद सुसंगत नहीं है? ये अभी पूछा 18/11/2024 का सवाल है। अब्ज, अब्द, अब्ज का अर्थ है कमल, हमें क्या चाहिए था, सही नहीं है। अब्द का अर्थ है बादल, ठीक है, कहीं कोई कंफ्यूजिंग की स्थिति नहीं है। अनल, अनिल, अनिल का अर्थ होता है आग, अनिल का अर्थ होता है हवा। द्वीप, दीप, द्वीप, द्वीप, द्वीप का अर्थ होता है, यहां क्रम उलट दिया गया है। द्वीप का अर्थ होता है हाथी और द्वीप का अर्थ होता है टापू। जो द्वीप किसे कहते हैं, चारों ओर जल राशि के बीच में जो भूखंड होता है उसे द्वीप कहते हैं। तो यहां विकल्प नंबर 3 इसका सही और सटीक उत्तर होगा। निहत और निहित, निहत यानी जिसमें एक प्रकार से कुछ भी नहीं है, मरा हुआ है, और निहित यानी संलग्न, छिपा हुआ उसके अंदर। आज विद्यार्थियों प्रश्नों की संख्या अधिक है, इसलिए हम समझते हुए थोड़ा जल्दी चल रहे हैं। इसलिए चल रहे हैं क्योंकि हमें समझना भी जरूरी है, प्रश्नों को पूरा भी करना जरूरी है, आपको नवीनतम पैटर्न से अवगत भी कराना है, लेकिन एक सीमित समय के अंदर। जब लंबी क्लासें हो जाती है फिर आपको भी दुविधा और हमें भी इस प्रकार की दुविधा। जिस श्रृंखला को चलाने का पीछे उद्देश्य सीधा तौर पर यही था कि आपसे जुड़े रह सकें।
आपका कुछ जितना भी हो सके मार्गदर्शन कर सकें, आपकी कहाँ-कहाँ समस्या है, हिंदी विषय के बारे में हम उसे संपूर्ण रूप से ले सकें। जैसे ये क्लासें खत्म होगी, एसआई तक पूरा मेरा प्लान है कि आपको एसआई तक पूरी संपूर्ण व्याकरण करवा दी जाए और बीच में भी अगर आप कमेंट करो कुछ विशेष प्रकरणों को लेकर, तो उन पर एक अपन ऐसे सेशन आयोजित कर लेंगे, जिससे आपके पूर्ण से पीवाईक्यूज़ या कुछ नए तरीके से रिवाइज़ हो जाए और आपका कुछ एसआई में फ़ायदा हो जाए। इसलिए इन प्रश्नों को थोड़ा जल्दी से करते हैं, लेकिन पूरा पैटर्न जान के करेंगे। ऐसा नहीं है कि घास काट लेंगे, नहीं। लेकिन ज़रूर स्पीड बढ़ाते हुए, चीज़ों को कुछ बीच में छोड़ते हुए नहीं, स्पीड बढ़ाते हुए वही तरीके से करते रहेंगे, चारों विकल्पों को एलिमिनेट करते हुए आराम से आगे बढ़ेंगे, लेकिन थोड़ी गति। पुष्कल, पुष्कर, यहाँ क्या है? विकल्प, किस विकल्प में समश्रुत शब्दार्थ शब्दों का अर्थ भेद क्रम से सुमेलित नहीं है, यानी एक में नहीं है, तीन में है। पुष्कल, पर्याप्त। पुष्कल उसे कहते हैं पुष्कल मात्रा यानी पर्याप्त मात्रा। पुष्कर यानी सरोवर, पुष्कर का अर्थ क्या है? सरोवर। पतन, पत्न, पतन, पत्न, पतन का अर्थ होता है बंदरगाह। हाँ, पतन का अर्थ होता है गिरना और पतन का अर्थ होता है बंदरगाह। यहाँ क्या है? कर्म को उलट दिया गया है, कर्म को उलट दिया गया है, उल्टा कर्म, यानी कि विकल्प नंबर 2 इसका उत्तर है। आगे देखते हैं कृत, क्रीत, कृत, क्रीत, कृत यानी किया हुआ, कृत यानी किया हुआ, कृत यानी खरीदा हुआ, यानी कि यहाँ क्या है? खरीदा हुआ। बिल्कुल सही, कहीं कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं है। गण या गण्य, कुछ चीजें समझाने लायक है, लेकिन पीवाईक्यूज है, पीवाईक्यूज की दृष्टि से चलेंगे। कहीं कोई समस्या हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं वहां इसका हल आपको बता दूंगा। गण यानी समूह, गण्य यानी गिनने योग्य। जैसे हम गणमान्य नहीं लिखना है, गणमान्य गलत है, गणमान्य बिल्कुल गलत है, ऐसे नहीं लिखना है। हमें गण्यमान्य लिखना है, जो गिनने योग्य व्यक्तियों में श्रेष्ठ हो, इसलिए गण्यमान्य होता है, गणमान्य नहीं। आगे चलो। गण, गण्य, गिनने योग्य, हम इसके बारे में पूर्णतः जानकारी लेके बताएंगे आपको, गणमान्य है या गण्यमान्य है। मेरे हिसाब से गण्यमान्य होना चाहिए। अगर गणमान्य है तो हम इसको कमेंट में आपको बता देंगे। कहीं ना कहीं मैंने इसको दो जगह पढ़ लिया है, तो कंफ्यूज की स्थिति बन रही है। गण और गण्य, हाँ, यहाँ इसका अर्थ, गण का अर्थ समूह, बिल्कुल सही है। गण्य का अर्थ गिनने योग्य, यहाँ बिल्कुल करेक्ट है। इसके बारे में अपन जरूर देखें। जैसे उपलक्ष्य, उपलक्ष्य नहीं होके उपलक्ष्य होता है, मेरे हिसाब से इसी प्रकार से गणमान्य नहीं होके गण्यमान्य हो सकता है। मैंने इनके बारे में कहीं ना कहीं पूरा डीप से पढ़ा है, लेकिन आज कंफ्यूजन की स्थिति है, इसलिए मैं कुछ निर्णय के रूप में नहीं कह सकता। आपको जरूर कमेंट करोगे तो वहां इसका उत्तर मैं बता दूंगा। अंश, अंश, अंश का अर्थ होता है भाग, अंश का अर्थ होता है कंधा। यहां क्या कहा है? जोड़ा सही नहीं है, ये जोड़ा तो सही है भाई। आगे अगम, आगम, अगम का अर्थ होता है जहां पहुंच ना सकें, अगम जहां नहीं सकें। शास्त्र, आगम, अगम का अर्थ होगा जहां जा नहीं सकें और आगम का अर्थ होगा शास्त्र। तो ये जोड़ा बिल्कुल करेक्ट नहीं है, विकल्प नंबर 2 इसका सही और सटीक उत्तर होगा। आगे भी देख लेते हैं। द्वीप, दीप यानी दीपक, द्वीप यानी टापू, बिल्कुल सही है। अली यानी भौरा, आली यानी सखी, हमने अभी देख के आए थे कि छोटा होगा वो भौरा, कोयल, इस प्रकार का अर्थ देगा। आली बड़ी होगी वो सखी के अर्थ में जाएगी। सखी बड़ी, आली अली जो छोटी है वो भौरा। ठीक है। किस विकल्प में शब्द युग्म कर्म से सही अर्थ नहीं है? सुरती, सुरती, सुरती यानी कि बड़ी ई, छोटी ई। आपको एक बता दूं मित्रों, जो हिंदी साहित्य के विद्यार्थी है और इन क्लास को देख रहे हैं, तो उनको सुरती नृत्य के बारे में पूर्णतः पता है। कहाँ, कब, किसने इस्तेमाल किया, और साहित्य में आदिकाल में किन किन ने किया, भक्ति काल में किन किन ने किया, इसके बारे में अगर आपको पता हो तो ये भी आज आप ज्यादा कमेंट हो जाएंगे। लेकिन आप अगर हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हो तो सुरती नृत्य के बारे में अवश्य जानते हो, सुरती नृत्य के बारे में अवश्य जानते हो। ठीक है, आप इनके बारे में भी बताओगे। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां सुरती, अनुराग, सुरती, तंबाकू। रुकिए, हमें क्या चाहिए था? सही अर्थ नहीं है, एक बार रुकते हैं।
फिर आगे बढ़ते हैं, जब कहीं ऐसे शब्द आ जाए जिसका अर्थ नहीं आ रहा तो चारों चारों उत्तर तक जाओ, फिर उसका अर्थ निकालो, हाँ ठीक है। सुरभि, सुरभि आपको एक बता दूं विद्यार्थियों, उसी तरह जैसे हमने अली यानी छोटी ई की मात्रा को क्या माना था, भौरा, और बड़ी को क्या माना था, सखी। क्यों? क्योंकि भौरा छोटा होता है आकार में और सखी बड़ी होती है। उसी प्रकार सुरभि और सुरभि, छोटी ई सुरभि को सुगंध या सुगंधित यहां माला के अर्थ में लिया गया है, कहीं कहीं क्या है कि उनको उसके अर्थ से अलग अर्थ है, उसी नाम से यानी समान अर्थ वाले को यहां ले लिया जाता है। लेकिन यहां जैसे सुरभि बड़ी होगी, वो एक प्रकार से गाय के रूप में आएगी, और छोटी होगी वो सुगंध के रूप में आएगी। इसको आप मुख्यतः ध्यान रखें, हर जगह पूछा जा रहा है। फिर भी हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं, सुभग और सुभट। सुभग का अर्थ होता है सुंदर, सुभट का अर्थ होता है भारी, योद्धा, बिल्कुल सही है। भट्ट का अर्थ योद्धा ही होता है। सु यानी अच्छे रूप का योद्धा यानी भारी योद्धा। विनिमय यानी अदला बदली, वस्तु विनिमय, जैसे एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु देना, वस्तु विनिमय यानी कि अदला बदली। विनियम यानी नियंत्रण, बिल्कुल सही है। यानी कि हमें क्या चाहिए था जो सही नहीं, ये सही है, ये सही है, कंफ्यूजिंग कहां है, यहां है। सुरभि, सुरभि, सुरति का अर्थ होता है अनुराग, और इस सुरति का अर्थ होता है तंबाकू। यानी कि ये जो उत्तर है, ये जो उत्तर है हमारे हिसाब से ठीक नहीं बैठ रहा है। सुरभि का अर्थ सुपारी नहीं होता, क्या होता है, गाय। क्या होता है, गाय। तो विकल्प नंबर 2 इसका असंगत उत्तर है, सही उत्तर नहीं है, और इस सुरभि का अर्थ होता है सुगंध। सही अर्थयुक्त शब्द युग्म है, यानी कि 3 सही नहीं है, 1 सही है। इनके पास, आयोग के पास 2 ही प्रकार के इस प्रकरण से प्रश्न बनाने का तरीका है। एक तो सही शब्द युग्म नहीं है यानी कि 3 गलत है, नहीं है यानी 3 सही है और 1 गलत है, और जब है यानी कि 3 गलत है और 1 सही है। अचल और अचला, अचल का अर्थ होता है पर्वत, हमने जान के आए हैं जो चल नहीं सके। अचला यानी पृथ्वी, ये ठीक है, लेकिन अचल पुरुष ये नहीं होगा। तरणी और तरुणी, कुछ मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स बता देता हूं ताकि आपको इसके बारे में पता चलता रहे। ये दोनों यहां एक प्रकार से तरणी और तरुणी। तरणी का अर्थ होता है नाव, नाव, जल्दबाजी के चक्कर में सही नहीं लिख पा रहे हैं, नाव। तरणी का अर्थ होता है नाव, और तरुणी का अर्थ होता है युवती। तो यहां क्या है, दोनों ही एक प्रकार से गलत दे रखे हैं, और हमें क्या करना चाहिए था, हमें गलत ही नहीं, हमें सही देखना था। तो हमारे 2 विकल्प तो कट गए। एक बात बता दो विद्यार्थियों, यार ये तरणी और ये तरणी, यानी कि छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा। अब आप विद्यार्थियों देखेंगे ये किस आकार का ले रहा है, ये एक अपने आप में सूर्य का आकार, क्या ले रहा है, सूर्य का आकार। तो इसका अर्थ क्या होगा, ये। और तरुणी, यहां क्या है, तरणी, तरणी, इसका अर्थ क्या होगा, नाव। यानी कि बड़ी क्या है, नाव, छोटा क्या है, सूर्य। ये भी ध्यान रखना। और मैं आपको ये सिखा देता हूं, ये मात्रा अपने आप में दर्शा क्या रही है, एक प्रकार से सूर्य का चित्र बना रही है। तो ऐसे करके आप इनको याद कर सकते हैं, क्योंकि शब्द बहुत ज्यादा होते हैं, और इस प्रकार के कंफ्यूजिंग शब्दों को कहीं ना कहीं किसी से रिलेट करके या किसी भी तरीके से देख सकते हैं। जैसे छोटा ई वहां अली में आ रहा था, भौरा, बड़ी सखी अपने आप में स्वरूप में बड़ी है, ठीक है। इसी प्रकार सुरभि यानी छोटी, एक सुगंध अपने आप में छोटी है जिसका कोई आकार नहीं है, अमूर्त है, ऐसे मान के कर सकते हैं। और जैसे सुरभि बड़ी, गाय का आकार है, वो बड़ी है अपने आप में, ऐसे करके। इसी तरीके से जैसे तरणी, ये जो छोटी ई है, सूर्य अपने आप में छोटा है, तरुणी नाव उसके आकार में बड़ी है, ऐसे भी मान सकते हैं। वापस ये देख लो इसी लिहाज से कि ये सूर्य का आकार ले रहा है, तो इसका अर्थ होगा सूर्य और इसका अर्थ होगा नाव। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां 2 विकल्प नहीं थे, क्रोड और करोड़। करोड़ का अर्थ गोद होता है, बिल्कुल अंक, गोद बिल्कुल मान सकते हैं अपन। और करोड़ का अर्थ 100 लाख, यहां तक ठीक है। सूची यानी तालिका, सूची यानी इंद्रणा, इंद्राणी नहीं, सची यानी होगा, सची यानी इंद्राणी होगा। तो विकल्प नंबर 3 सही, विकल्प नंबर 3 सही है, विकल्प नंबर 4 इसका सही द्योतक नहीं है। निम्न में से आदि और आदि, आदि का अर्थ होता है आरंभ से, आदि का अर्थ होता है एक प्रकार से व्यसनी, अभ्यस्त, मानसिक कष्ट, आधा,
आरंभ और अभ्यस्त। विकल्प नंबर 2 इसका सही और सटीक उत्तर है। आदत, आरंभ या अलग अलग क्रम उलट दिया गया है। प्राचीन और आभास ये गलत है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों का क्रम से अर्थ संगत अर्थ नहीं है? अब क्या दे रखा है? 3 सही होंगे, एक असंगत होगा। अब देखो चतुष्पद, चतुष का अर्थ है 4, पद का अर्थ है पेड़, ठीक है? तो चतुष्पद यानी चौपाया, यहां तो ठीक है भाई, हमें क्या देखना है जो ठीक है? नहीं है। चतुष्पथ, चतुष का अर्थ है 4, पथ का अर्थ है एक प्रकार से मार्ग, राह, तो चतुष्पथ का अर्थ चौराया यानी 4 राहों का समूह, यहां भी ठीक है। टुक, टूक, टुक का अर्थ होता है, टुक का अर्थ होता है थोड़ा, टूक का अर्थ होता है टुकड़ा, यानी विकल्प नंबर जो 2 है वो अभी तक हमारी दृष्टि में सही नहीं है। आगे देखते हैं। कुट, कूट, कुट का अर्थ होता है किला, कूट का अर्थ होता है पहाड़ की चोटी, बिल्कुल सही है। जैसे हम कहीं भी देंगे वहां पर्यायवाची में जाएंगे तो जब चोटियों की आएगी वहां कूट आएगा। कुट किले के दृष्टिकोण से आएगा। कृति, कृति छोटी ई यानी रचना, बड़ा कौन है? उस रचना को करने वाला रचनाकार या निपुण, ठीक है? यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। विकल्प नंबर 2 इसका सही और सटीक उत्तर होगा। जरठ, जठर, जठर का अर्थ पेट होता है और जरठ का अर्थ होता है पुराना। चलो यहां क्या होता है? चतुर, प्रचंड नहीं। चकवा, बवंडर बिल्कुल नहीं। दुबला, घाव बिल्कुल नहीं। हाँ, बूढ़ा, इस जरठ का अर्थ क्या है? बूढ़ा, यानी पुराना कहो, बूढ़ा कहो, बूढ़ा। और इस जरठ का अर्थ क्या है? पेट। विकल्प नंबर 4 इसका सही और सटीक उत्तर होगा। भित्ति, पहला है भीति और दूसरा है भित्ति, शब्द युग्म सही अर्थ है। भीति का अर्थ होता है भय, भित्ति का अर्थ होता है दीवार। जैसे हमने शब्दों में इस्तेमाल करते हैं ना कि भित्ति चित्रण, यानी कि भीत, हम अपनी राजस्थानी में उसे भीत कहते हैं। जैसे भित्ति चित्रण यानी भीत पर, दीवार पर किए गए चित्रण। और भीति का अर्थ होता है भय, जहां भय और चित्र दोनों आ जाए, भय और दीवार आ जाए, वहां सही है। विकल्प नंबर 1 इसका सही और सटीक उत्तर है। चित्र से घबराना नहीं है, हम भले ही कितना ही पढ़ लें, उसके घबराना नहीं है, क्योंकि चित्र तो हमारा उत्तर ही नहीं है। भित्ति का अर्थ तो दीवार है, और जब दीवार है तो हम चित्र में क्यों जाए? तो विकल्प नंबर 1 इसका सही और सटीक उत्तर है। ये कंफ्यूज के लिए दिए गए हैं। कड़ाई और कड़ाही, अब देखो ये ई और ही महीन सा अंतर है, लेकिन जब तक हमें इनका अर्थ नहीं आता तब तक हम इस विकल्प को नहीं कर सकते। खेत की सफाई, एक गोल बर्तन, नहीं, यहां तक ये ठीक नहीं है। काटने का काम, ये ठीक था, ये ठीक था। जब जो राजस्थानी लोग हैं उन्हें अच्छी तरीके से पता है कढ़ाई क्या है, कढ़ाई कितना बड़ा एक प्रकार से पात्र है, इसके बारे में सभी को विदित है, क्योंकि उसमें एक जब भी शादी समारोह होता है सबका सामूहिक भोज तैयार होता है और फिर सब चाव से खाते हैं, इसलिए कढ़ाई का अर्थ तो एक प्रकार से गोल बर्तन है। अब काटने का काम कढ़ाई नहीं हो सकता, और कढ़ाई, कढ़ाई नहीं हो सकता काटने का काम, और शक्ति ये तो बिल्कुल नहीं है। एक गोल बर्तन और काटने का काम ये भी नहीं है। कढ़ाई हम कहते हैं ना, वो बड़ा कढ़ाई से पेश आया, यानी कि शक्ति। और एक गोल बर्तन हमने अभी चर्चा कर ली, एक बड़ा और गोल बर्तन, तो विकल्प नंबर 4 इसका सही और सटीक उत्तर होगा। अद्य, आद्य समश्रुत शब्दों का क्रम से सुसंगत अर्थभेद है। यह भी 25 में पूछा गया सवाल है और लेटेस्ट भी है। अद्य यानी आज, आद्य यानी प्रथम। आगे बढ़ते हैं। प्रथम आज, इस दिन आधा, आधा इस दिन नहीं। अद्य का अर्थ है आज, अद्यतन, आज की बात। आद्य का अर्थ है जहां से शुरुआत हुई, यानी कि प्रथम। विकल्प नंबर 1 इसका सही और सटीक उत्तर है। अनल और अनिल, अनल का अर्थ होता है क्या? आग। अनिल का अर्थ क्या होता है? हवा। विकल्प नंबर देख लो, जहां आग और हवा का जोड़ा मैच होता हो, ये रहा अग्नि और हवा। विकल्प नंबर 2 इसका सही और सटीक उत्तर है। थोड़े विद्यार्थियों हम जल्दी चलें, लेकिन ऐसा कोई नहीं था जिसको हमने छोड़ दिया हो या सही तरीके से नहीं किया हो। जल्दी चलने का अर्थ यही था, आपको एक लिमिटेड टाइम के साथ में पूरे प्रश्न दिए जाए। और जल्दी चलने का अर्थ यही है कि ऐसा नहीं है कि हमने समझा नहीं है, जहां जहां यथासंभव जरूरत थी वहां समझे भी थे। जब प्रश्नों की संख्या कम होती है तो समझने की एक प्रकार से प्रक्रिया बढ़ जाती है, लेकिन जब प्रश्नों की संख्या अधिक होती है तो हमारे ऊपर भी समय का दबाव होता है, और आपको
उस आपके कीमती समय में वो मैटर आपको डिलीवर करवाना होता है कि जो हमने टारगेट लिया है। तो वो सारे प्रश्न भी आपको देने हो और बड़ी क्लास देखने में एक प्रकार से आपका भी माइंड सेट रहता है कि यहां तक हो तो ठीक है, और हमारा भी यही रहता है कि एक तरीके से कम टाइम में आपको अच्छा आउटपुट कैसे दिया जाए। इसलिए थोड़े जल्दी चलें आज। क्रमशः सही अर्थयुक्त शब्द है परिमल, पवित्र, परिभव, वैभव। परिभव का अर्थ विभव नहीं होता। एक प्रकार से पराभव हमने सुना ही है, ये एक तिरस्कार होता है। ठीक है। कुल, वंश, कूल, ठंडा। कूल का अर्थ किनारा होता है। ठीक है। इति, अंत, इति यानी बाधा, ये बिल्कुल सही है। इति का अर्थ होता है अंत। इति यानी देव्य या देविक बाधाएं जितनी भी होती है वो इति के अंतर्गत जाती है। यहां तक ठीक है और हमारा विकल्प ये ठीक है। इंदिरा, लक्ष्मी, इंदिरा इंद्र की पत्नी नहीं, इंदिरा इंद्र की पत्नी है और इंदिरा लक्ष्मी है। तो विकल्प नंबर 4 भी गलत है, 2 भी गलत है, 1 भी गलत है और सही अर्थयुक्त शब्द है विकल्प नंबर 3 है। तरणी और तरणी, देखो विद्यार्थियों आ गया, हमने इसके बारे में समझा था। देखो ये एकदम सूर्य के आकार का है नहीं, तो जहां सूर्य और नाव दिखे वहां टिक कर दो। पहला ये विकल्प है सूर्य और नाव, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। यहां अगर तरुणी और तरणी होता तो अवश्य रूप में विकल्प ये उत्तर हो जाता। अगर तरणी और तरुणी होता तो ये हो जाता। अगर यही वापस तरणी और तरुणी होता तो विकल्प ये हो जाता। लेकिन विकल्प नंबर 1 तरुणी, तरणी यानी सूर्य और तरणी यानी नाव का द्योतक है। किस समश्रुत शब्द युग्म का अर्थभेद असंगत है? अर्थ यही है कि 3 संगत है, 1 असंगत है। सुधि, सुधि। सुधि का अर्थ होता है शुक्ल पक्ष और सुधि का अर्थ होता है ज्ञाता, विद्वान। यहां तक ठीक है। हमें क्या देखना था? जो संगत नहीं है। सोच यानी दुख, सोचनीय विषय कहते हैं। और शौचालय यानी शुद्धता, पवित्रता। इसका अर्थ शौचालय जो होता है ना वो एक पवित्र स्थान के रूप में लिया जाता है, हम उसको अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। शौच का अर्थ क्या होता है? शुद्ध या पवित्र। सपत्नी, सपत्नीक। सपत्नी का अर्थ होता है एक प्रकार से हम इंग्लिश में इस्तेमाल करते को वाइफ, यानी कि पत्नी के बाद में लाई गई या एक प्रकार से पत्नी के सह के रूप में लाई गई जो मुख्य पत्नी नहीं हो, उसे कहा जाता है सोत। क्या कहा जाता है? सोतन या सोत। और सहपत्नी यानी पत्नी सहित आप सहपत्नी पधारें, यानी अपनी पत्नी के साथ उस कार्यक्रम में पधारें। इसलिए यहां क्रम उलट दिया गया है और असंगत विकल्प नंबर 3 होगा। सोथ और शोध। शोध का अर्थ होता है सूजन और शोध का अर्थ होता है शुद्धिकरण या कुछ वो अपन कहते हैं ना उसको कुछ ऐसा चीज जिसको अपन कुछ प्रकरण से गुजार के जैसे ऑपरेशन वाला होता है, वहां क्या होता है? एक प्रकार से शुद्धिकरण, शुद्धि संस्कार। यहां तो ये लिया गया लेकिन कहीं कहीं इसको शुद्धिकरण के रूप में लिया जा रहा है, यह शुद्धि संस्कार के रूप में लिया गया। आप यहां से इसको समझ ले। लेकिन एक शब्द ऑपरेशन थिएटर के ऊपर लिखा हुआ होता है, वो भी इसी का द्योतक है, वो अभी मुझे याद नहीं आया था। चलिए विद्यार्थियों, आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक अगली नई क्लास में। आप कमेंट 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 मैं इसलिए कह रहा हूं, मुझे एक दिशा मिलती रहे और मैं उसी दिशा में उसी डायरेक्शन में काम करूं और आपका कुछ जितना भी मेरे से अंश भर कण भर जितना भी आपका फायदा हो सके उसी दिशा में सोचूं और उसी दिशा में काम करूं। इसलिए जो आपको ठीक लगा उसके बारे में कमेंट करें, जो मैंने प्रश्न पूछे उनके बारे में आप जरूर कमेंट करें। बाकी आप आराम से पढ़ते रहें। कहीं कोई किसी भी प्रकार की हिंदी विषय में आपको समस्या है तो आप बता दीजिएगा। बाकी मस्त रहें, जुड़े रहें और हंसते हुए खिलखिलाते हुए पढ़ते रहें।